Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 4th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 4 मई 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है राइन रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर 4 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। बताना यह है कि इन 4 कंट्री में से ऐसी कौन सी एक कंट्री है जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी ओमान या फिर ऑप्शन डी कुवैत। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर भी आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन मैं आप लोग के साथ करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। देखो, अभी हम लोग मई के मंथ में आ चुके हैं। अब प्रीवियस मंथ के अंदर क्या क्या हुआ है उसका ओवरऑल डेटा निकल कर आ रहा है। तो अप्रैल के महीने में हमने कितना कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इम्पोर्ट किया है उसका ओवरऑल डेटा यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। तो अप्रैल के महीने में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो $38 बिलियन क्रॉस हो चुका है, ऐसा बताया गया। लेकिन एक्सपोर्ट के साथ साथ हमने इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है। एग्जैक्टली अगर मैं आप लोग को डेटा दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से आपको ये डेटा नज़र आएगा। इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है अप्रैल के मंथ में वो 24% से बढ़ा तो है, लगभग $38 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। लेकिन जब आप लोग दूसरी तरफ देखोगे तो हमने इंपोर्ट भी किया है लगभग $58 बिलियन का। तो मतलब अगर हम लोगों ने बहुत सारा सामान दूसरे कंट्रीज़ को बेचा है, वहाँ से पैसा कमाया है, तो उसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि बहुत सारा सामान हम लोगों ने ख़रीदा है जिसके बदले में हमने वो पैसा दूसरे कंट्रीज़ को दिया है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी। ये जो बार आप लोग को दिख रहे हैं ये कुछ डेटा बता रहे हैं। जो ये ब्लू कलर का बार है ये 2021 को इंडिकेट कर रहा है और रेड कलर का बार जो है ये 2022 को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये सारा का सारा डेटा है अप्रैल के महीने का। तो अप्रैल के महीने में 2021 में हमने एक्सपोर्ट किया था $30.75 बिलियन का और 2022 में ये डेफिनेटली एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ चुका है। आप लोग देख पाओगे यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप देख पाओगे इंपोर्ट, हमने 2021 में इंपोर्ट किया था $46.04 बिलियन का और उसके साथ साथ हमने 2022 में जो इंपोर्ट किया है वो भी बढ़ चुका है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अब हो क्या रहा है, हमने एक्सपोर्ट भी किया इंपोर्ट भी किया। अब एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा, यानी व्यापार में एक कमी देखने को मिलेगी जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा लॉस देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हुआ क्या है, $38 बिलियन का हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, $58 बिलियन का इंपोर्ट किया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लोगे माइनस करके, तो यहाँ पर $20.07 बिलियन का आपको ये गैप देखने को मिलेगा। मतलब ये इतना डेफिसिट है, इतना यहाँ पर हम लोगों को लॉस हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। बाकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हमने अप्रैल के महीने में क्या क्या किया है वो चीज़ें मेंशन्ड है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, इंजीनियरिंग गुड्स को और जेम्स और ज्वेलरीज़ को यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। उसके साथ साथ यहाँ पे इंपोर्ट में क्या क्या लिया हम लोगों ने, कोल सबसे ज़्यादा मंगाया है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल हमने परचेज़ किया है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को भी काफ़ी ज़्यादा परचेज़ किया है। तो ये ओवरऑल अप्रैल के महीने का डेटा था। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं।
आने वाले टाइम पर इसके ऊपर काफ़ी सारे एडिटोरियल्स पब्लिश हो सकते हैं, इसी वजह से इस आर्टिकल को डिटेल से कवर करवा दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे हर महीने ये चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पर अप्रैल है, फिर उसके बाद मई, फिर उसके बाद यहाँ पर जून, अलग अलग महीने का अलग अलग डेटा आता रहेगा जैसे जैसे महीना समाप्त होता रहेगा। तो बस खाली इसके बारे में आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे, एग्रीकल्चर से रिलेट कर पाओगे, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के अंदर जो क्रॉप्स वाला सेक्शन है वहाँ से रिलेट कर पाओगे। तो आर्टिकल के अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आगे डिस्कस करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर देना। हमारा एक टारगेट रहता है, उसको अचीव करवाना है। आप लोग वीडियो को लाइक करके अपना एक छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हो। देखो इसमें क्या बोला गया, हुआ क्या है, हमने कॉटन एक्सपोर्ट्स के ऊपर अभी बैन लगाने के बारे में डिसीजन लिया है। जो गारमेंट फर्म्स हैं वो यहाँ पर बोल रही हैं कि कॉटन एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया जाएगा, बैन लगाया जाए भी। क्यों बैन लगाया जाए? क्योंकि आज के टाइम पर कॉटन के जो प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब दाम बढ़ रहे हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगाने के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। अदरवाइज़ और भी बहुत सारे क्राइसिस क्रिएट हो जाएंगे कॉटन को लेकर आने वाले टाइम पर। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। बाकी जो भी टेक्सटाइल मिल्स वगैरह हैं, इन्होंने यहाँ पर जोर दिया है हमारी सरकार के ऊपर में कि भाई वो कुछ डेटा कलेक्ट करें, एक एक्यूरेट डेटा दें हमें कॉटन प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन और कंजम्पशन को लेकर एक एक्यूरेट डेटा हमारे पास नहीं है। तो ये डेटा हमारे पास होना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर जोर डाला गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये प्राइसेस बढ़े हैं इसकी वजह से सिनेरियो थोड़ा सा बदल सकता है। दैट इज़ वाई फोकस किया गया कि हम लोग अभी के टाइम पर क्या कर सकें, इसके बैन के ऊपर फोकस करें, इसको अभी बाहर एक्सपोर्ट ना किया जाए। क्योंकि अभी आपको पता होगा ऐसे ही आप लोग सिमिलर कंडीशन इंडोनेशिया में देख पाओगे, जहाँ पे पाम ऑयल का शॉर्टेज हुआ, दाम बहुत बढ़ गए थे। देन उसके बाद जो पाम ऑयल है उसको इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया है अभी कुछ टाइम के लिए। उसी प्रकार का सिनेरियो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है गवर्नमेंट को यहाँ पर अनाउंस करनी चाहिए एक टेक्नोलॉजी मिशन को अनाउंस करना चाहिए कॉटन के ऊपर, ताकि कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ये यहाँ पर फोकस में बात आ रही है। क्लियर हुआ? बाकी कॉटन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आप लोगों को बताई। बट यहाँ पे क्या है, कॉटन का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, प्लस यहाँ पे इसको लेकर क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है, किस टाइप की यहाँ पे क्रॉप है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इस क्रॉप को ग्रो करने में, वो सारी बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो कॉटन इन इंडिया करके यहाँ पर एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। कॉटन की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइबर है और एक कैश क्रॉप आपको देखने को मिलता है, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया के अंदर, खासकर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कॉटन का। इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का दुनिया भर में, अगर हम लोग इसको देखें तो, और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। तो ऑब्वियस ही बात, हम लोग प्रोड्यूस भी बहुत कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। ये यहाँ पर कॉटन के बारे में चर्चा की गई। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया कि देखो हम लोग प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर हैं, और प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर के साथ साथ हम लोग कंज्यूमर भी हैं। बहुत सारा कॉटन हम लोग कंज्यूम भी करते हैं अपने कंट्री के अंदर खुद। प्लस जब कॉटन की बात आती है तो पिछले कुछ टाइम में एक कॉटन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, वो है बीटी कॉटन। आपको याद होगा, बीटी कॉटन बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट जो इंडियन मार्केट है कॉटन का, उसका 95% तक यहाँ पर जो मार्केट है वो इसी बीटी कॉटन ने कैप्चर कर रखा है। बीटी कॉटन के अंदर हम लोग ब्रीडिंग करवा कर जो है कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बीटी कॉटन का इंट्रोडक्शन 2002 के अंदर हो चुका था। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई कॉटन है, उसके अंदर जो जीन है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसके बेसिस पर हम लोग को एक नया कॉटन मिलता है। अब जब वो नया कॉटन मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, इनफैक्ट यहाँ पे उसके ऊपर कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, तो इस प्रकार की क्वालिटीज़ उसमें नज़र आती हैं। तो ये जो बीटी कॉटन है ये लगातार यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है और आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है मार्केट का वो इसने कैप्चर कर लिया है। देन इंडिया जो है लगभग हर साल 6 मिलियन टन तक कॉटन का प्रोडक्शन करता है। अगर हम लोग इसको एक डेटा से कंपेयर करें, इनफैक्ट दुनिया भर में जितना भी कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसका 23% प्रोडक्शन यहाँ पे भारत के अंदर होता है कॉटन का। उसके साथ साथ इंडिया यहाँ पर लगभग 51% का जो टोटल ऑर्गेनिक कॉटन है वो प्रोड्यूस करता है।
उसके बाद कॉटन को लेकर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कॉटन एक खारिफ क्रॉप है। अब आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन दिखाए भी हैं कि है ना, क्रॉप्स के नाम दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है ये क्रॉप कौन सी है, इसमें से कौन सी क्रॉप खारिफ है, ठीक है, कौन सी जैद क्रॉप है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कॉटन एक खारिफ क्रॉप है जहाँ पे क्या होता है, इसको 6 से 8 महीने लगते हैं पूरी तरह से मैच्योर होने में या फिर पूरी तरह से प्रोड्यूस होने में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे क्रॉप के लिए यानी कॉटन के लिए एक अरिड क्लाइमेट बेस्ट माना जाता है। मतलब जो ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह ना हो, मतलब सूखा क्लाइमेट हो, वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन बेहतरीन तरीके से आप लोग देख पाओगे, ये मेंशन किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया ये गया कि जो टेम्परेचर है वो लगभग 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का चाहिए होता है अगर आप लोग यहाँ पर कॉटन को ग्रो कर रहे हो तो। एक अच्छी रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें मतलब एक अच्छे चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ें सारी ये आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर रेनफॉल की बात करें तो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है कॉटन के प्रोडक्शन के अंदर में। सॉइल की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो हमारा रेगुलर सॉइल है उसी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे खासकर डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर जो भी यहाँ पर सॉइल है वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। देन आज के टाइम पर कौन कौन से कंट्रीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं कॉटन को, तो इसमें चाइना, इंडिया, यूएसए देखने को मिल जाएगा। बाकी भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन का, तो वहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान देखने को मिल जाएगा। अब कॉटन की स्पीशीज़ के बारे में चर्चा करते हैं तो 4 प्रकार की यहाँ पे कॉटन की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलती हैं। चारों नाम ध्यान रखना, चारों नाम आपस में सिमिलर से नजर आएंगे। एक का नाम है गॉसिपियम आर्बोरियम, दूसरा है जी हर्बेशियम, तीसरा जी हिरसुतम और तीसरा जी बारबेडेंस। तो यहाँ पर ये 4 अलग अलग स्पीशी के नाम देखने को मिलते हैं, ये कॉटन की स्पीशी हैं। नाउ जो स्टार्टिंग के मैंने 2 नाम बताए हैं, ग्रोपेसियम आर्बोरियम और हर्बेशियम, दोनों जो यहाँ पे स्टार्टिंग के नाम है, इसको हम लोग ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से या फिर एशियाटिक कॉटन के नाम से भी जानते हैं। बाकी जो यहाँ पर 2 लास्ट वाले नाम आपको देखने को मिलेंगे, जी हिरसुतम और जी बारबेडेंस, तो इन दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो हिरसुतम वाला है इसको हम लोग अमेरिकन कॉटन के नाम से जानते हैं, और जो ये बारबेडेंस वाला आपको देखने को मिलेगा इसको इजिप्टियन कॉटन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही नई कॉटन है। मतलब अब ये जो 4 कॉटन के नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से शुरू के दोनों वाले बहुत पुराने कॉटन हैं, और ये जो बाद के नए 2 हैं ये यहाँ पर आपको नए प्रकार के कॉटन स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। बाकी बीटी कॉटन क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ये कॉटन क्रॉप देखने को मिलती है। अब ये जो पूरा का पूरा कॉटन का मार्केट है इसको कौन रेगुलेट करता है, तो इसको रेगुलेट किया जाता है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। हमने सीसीआई करके एक बॉडी बना रखी है जिसको 1970 में एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको आज के टाइम पर नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल जाता है। इसका मेजर काम है यहाँ पर पूरी तरीके से कॉटन मार्केट को रेगुलेट करने का, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी कॉटन रिसर्च के ऊपर काफ़ी सारे काम चल ही रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कैंपस को नागपुर और महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है, वहाँ पे आप लोग देख पाओगे इसके ऊपर काम चलता है। प्लस एक सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको एस्टेब्लिश किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू। तो मतलब कॉटन के ऊपर जो रिसर्च है उसके ऊपर भी प्रॉपरली हम लोग फोकस दे रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, खासकर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, वो सब यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर ली है। जैसे हमारा एनालिसिस 360 डिग्री के अंदर होता है, तो और एक आर्टिकल को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जितनी निकल सकती है गूगल पर अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पे इस लेक्चर का पीडीएफ तो मिल जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये ऑफिशियल पूरा का पूरा न्यूज़पेपर का पीडीएफ नहीं मिलता है, वो अलाउ नहीं है, बट यहाँ पे एक पीडीएफ आपको क्रिएट करके दिया जाता है। उस पीडीएफ के अंदर आर्टिकल्स के पिक्चर्स होते हैं, प्लस जो भी मैंने आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दिखाई है वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जो वो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको वो इसी प्रकार से एक सिंबल में मिलती है। तो जब आप आर्टिकल ओपन करोगे पीडीएफ में तो बराबर में यहाँ पर ये सिंबल देखने को मिलेगा, इस पर टैप करोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन में ये ओपन नहीं हो पाता है। तो एक सिंपल सा तरीका है यार, एडोब एक्रोबेट करके यहाँ पर एक ऐप है, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं तो मैं उनको बता रहा हूँ। एडोब एक्रोबेट करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप के अंदर में इस पीडीएफ को ओपन करोगे तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। या फिर आप लोग WPS ऑफिस के अंदर भी यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हो, वहाँ सभी जगह पर ये इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। हालांकि इस आर्टिकल में कोई काम की ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आती है, लेकिन अलग से डेफिनेटली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हुआ क्या था, अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी एक एडिटोरियल आया था,
है ना, उस एडिटोरियल को मैंने मैंने पढ़ रखा था, क्योंकि आपको पता होगा काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं डायरेक्टली जो अपना डेली करंट अफेयर का वीडियो होता है उसमें डाल देता हूँ या फिर डायरेक्टली आपको सेंड कर देता हूँ। तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, हालांकि उसका यूज़ मैं अभी तक कर नहीं पाया हूँ। तो अभी एक आर्टिकल आया द हिंदू के अंदर, इसमें हम लोग उसका आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी चीज़ों को। सबसे पहली बात, आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन किया गया, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं इन्होंने यहाँ पर बोला जो भी प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं, यानी जो भी जेल आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर बोला गया है कि आप लोग क्या करो, जो लिटरेचर वगैरह है वो अवेलेबल करवाओ, ठीक है, प्रिजन लाइब्रेरीज़ के अंदर यहाँ पर अवेलेबल करवाओ ये सारी चीज़ें। यहाँ पर लोगों के वेलफेयर के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, उनके प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम किया जाए, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर इतनी सी मतलब इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कि आप लोग मतलब पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ इस आर्टिकल में कोई भी ऐसा दम नहीं है, आप लोग पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना, आपको आर्टिकल मिल ही जाएगा, टेलीग्राम पर मैं दे ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं प्रिजन्स की यानी जेल की, जब हम लोग बात करते हैं तो हमेशा से चर्चा होती भी आई कि भाई हम लोगों को आज के टाइम पर प्रिजन के अंदर एक रिफॉर्म चाहिए, एक बदलाव चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर इस जेल वाले सिस्टम में देखने को मिलती है, तो उसको सॉल्व करना होगा। इसको लेकर रिसेंटली एक एडिटोरियल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, मैं आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू करवाता हूँ उसका। तो ये आर्टिकल आप देख पाओगे, इसको आप लोग एज इट इज सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रिजन्स के बारे में बताया गया कि हाँ भाई प्रिजन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिलती हैं और उनको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे डेटा का यूज़ किया गया था, वो डेटा भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर नीचे देखते हुए चलना। प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा की गई। प्रिजन क्या है? जेल है। प्रिजनर कौन है? वो कैदी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज के टाइम पर जो जेल है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे कंट्री में क्या देखने को मिल रही है, आपको 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जेलों के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर क्राउडिंग, यानी कि आज के टाइम पर ओवर क्राउडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा कैदी यहाँ पर जेल के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जेल कम है। क्लियर हुआ? ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी, यहाँ पर उन जेल के अंदर अंडर स्टाफिंग देखने को मिलेगी, प्रॉपर वहाँ पर स्टाफ नहीं है, और प्लस यहाँ पे उन जेल के पास प्रॉपर फंडिंग नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ये यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम, यहाँ पर वॉयलेंट क्लैशेस देखने को मिल जाते हैं। बहुत बार हम लोगों ने ऐसे केसेस देखे हैं कि जेलों के अंदर काफ़ी बड़ी हिंसक ये भिड़त हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये यहाँ पर एक तीसरा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इनका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है वो आगे मैं आपको बताऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पर 3 तो ये मेजर प्रॉब्लम है। इनफैक्ट हमारे पास एक ऑफिशियल डेटा है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2016 का डेटा यहाँ पे यूज़ किया गया। इस डेटा को पब्लिश किया गया था एनसीआरबी के थ्रू, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने। 2019 में यहाँ पर इसने पब्लिश किया ये पुराना वाला डेटा और बताया कि भाई आज के टाइम पर हमारे कंट्री में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अंडर ट्रायल पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। मतलब कि ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो कि मुजरिम साबित नहीं हुए हैं अभी सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर एक ट्रायल चल रहा है। तो उस टाइप की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, दुनिया भर में किसी भी कंट्री के अंदर अगर अंडर ट्रायल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो वो इंडिया है। इंडिया के अंदर यहाँ पर अंडर ट्रायल वाले जो डिटेनीज़ हैं वो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। इनफैक्ट यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया कि साल 2016 की एंड तक हम लोग देखें तो लगभग हमारे पास 4,33,033 कैदी थे। ये यहाँ पर आप देख पाओगे लगभग एक तरीके से प्रिजनर्स थे। अब क्या हुआ, इन कैदियों में से लगभग जो 68% है वो केसेस अंडर ट्रायल वाले हैं, मतलब कि वो कॉन्विक्ट यानी मुजरिम साबित नहीं हुए, अभी सिर्फ यहाँ पर वो ट्रायल चल रहा है। तो इस प्रकार का सिनेरियो भी क्रिएट हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे कंट्री के खासकर इस प्रिजन वाले सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? अब इससे पता क्या चलता है? पता ही चलता है कि भाई बहुत सारा अननेसेसरी अरेस्ट हुआ है, हमारा जो सिस्टम है वो सही से वर्क नहीं किया, उसके अंदर इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी तक ये चीज़ें प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाई हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, पीपल हेल्ड अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको प्रिवेंशन के अंदर, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनको डिटेंशन में ले लिया गया है कि भाई वो कुछ करने वाले थे, ठीक है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर डिटेंशन में डाला गया, या फिर आप कह सकते हो कि उनको घरों के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया गया या कस्टडी में ले लिया गया, कुछ ऐसा यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे मेंशन किया गया कि लगभग 2016 के अंदर 431 डिटेनीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, जबकि 2015 के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ 90 थे। तो मतलब 300% से बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को कस्टडी में लिया गया है, ठीक है। हालांकि वो कुछ करने वाले थे, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है।
देन उसके बाद एक और डेटा यहाँ पे दिया गया, वो है अनअवेयरनेस अबाउट सेक्शन 436A ऑफ CRPC, यानी जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। इसके बारे में ज़्यादातर मतलब किसी को पता है नहीं। यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, आप एक बहुत बड़ा गैप देख पाओगे। गैप किस किस के बीच में है? देखो, बहुत सारे जो प्रिजनर्स हैं, बहुत सारे जो कैदी हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं कि उनको रिलीज़ किया जाए, उनको छोड़ा जाए, है ना। तो और गैप यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर है कि बहुत सारे कैदी एलिजिबल हैं कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन जो एक्चुअली में कैदियों को रिलीज़ किया गया वो नंबर बहुत कम है। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन ये किया गया 2016 के अंदर अगर हम लोग देखें तो 1557 जो अंडर ट्रायल्स हैं वो एलिजिबल थे कि भाई इनको रिलीज़ किया जाना चाहिए था, इनको यहाँ पर छोड़ना चाहिए था, लेकिन कितने को रिलीज़ किया गया? सिर्फ और सिर्फ 929 लोगों को रिलीज़ किया गया था। तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर। फिर उसके बाद प्रिजन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, अननेचुरल जो डेथ है वो भी लगातार बढ़ रही हैं। अननेचुरल डेथ यहाँ पे डबल हो चुकी हैं। अगर हम लोग इसको 2015 से देखें तो पहले यहाँ पर 2015 में 115 डेथ हुई थी और 2016 में ये 231 हो चुकी हैं। और इसमें जो सुसाइड का रेट है वो भी बढ़ चुका है 28% से, ये देखने को मिलेगा। 2015 के अंदर अगर 77 सुसाइड हुई थी जेलों के अंदर, तो 2016 के अंदर ये डेटा 102 का पहुँच चुका है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जेल के अंदर यह है कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी आपको देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको देखने को मिल जाएगा हर एक प्रिजनर के लिए, ठीक है। जो भी प्रिजनर था उसके लिए सिर्फ एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कम है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसके ऊपर काम नहीं किया गया है। क्लियर हुआ? ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। देन उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया रिकमेंडेशन के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से ऑलरेडी देख चुका है और काफ़ी सारे रिकमेंडेशन दे चुका है। इनफैक्ट इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक कमेटी भी यहाँ पर आ चुकी है। कमेटी को अपॉइंट किया गया था जिसका नाम अमितावा रॉय, यहाँ पर नाम है अमितावा रॉय रिटायर्ड कमेटी। अब ये जो कमेटी है इसने काफ़ी सारे रिकमेंडेशन दिए। इन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई बिल्कुल एक प्रॉब्लम है ये, इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। सबसे पहला रिफॉर्म यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि एक प्रॉब्लम ये है कि भाई ओवर क्राउडिंग ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है आज के टाइम पर जेल के अंदर में, और जेल की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? पहली बात, आपको जो ट्रायल है उसको थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से करना होगा, है ना। जो स्पीड ट्रायल है, यानी कि जो आपके केसेस है उसको थोड़ा जल्दी से निपटाओ, उसके अंदर थोड़ी सी स्पीड लेकर आओ। आज के टाइम पर इसमें डिले कर करके ही तो इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर ट्रायल जो है वो थोड़ा सा स्पीडी से करना पड़ेगा। दूसरे यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया गया, लॉयर्स टू प्रिजनर रेशियो, यानी कि जो बहुत सारे कैदी हैं, ठीक है, अब क्या है, बहुत सारे कैदी तो ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, लॉयर आपको कम देखने को मिल जाएंगे। तो क्या है कि आपको लॉयर टू प्रिजनर रेशियो को सही करना होगा। यहाँ पे मेंशन ये किया गया, एटलीस्ट लगभग 30 अगर कैदी हैं तो उसके ऊपर एक लॉयर तो होना चाहिए कि उनके केसेस को देख सके, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा प्रेजेंट में जो सिनेरियो वो नहीं देखने को मिलता। फिर उसके बाद तीसरा एक सॉल्यूशन दिया गया स्पेशल कोर्ट का, कि आप स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकते हो, इसको सेटअप करना चाहिए आपको, जिससे क्या होगा, जो छोटे छोटे केसेस हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे वहाँ तक, छोटे छोटे केसेस वहीं पर उन कोर्ट के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो ये काम कर सकते हो, ये यहाँ पे बताया गया। उसके बाद एक सॉल्यूशन दिया गया प्रिजनर्स के लिए। प्रिजनर्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हर कोई नया प्रिजनर आ रहा है उसको अलाउ करना चाहिए, एक फ्री फ़ोन कॉल मिलना चाहिए उसको, एक दिन के अंदर एक फ़ोन कॉल तो कर सकता है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को। ये चीज़ें यहाँ पर रिकमेंड करी गई थी इस पर्टिकुलर कमेटी के थ्रू। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक इफेक्टिव लीगल एड मिलना चाहिए जो भी प्रिजनर्स हैं इनको, ठीक है, इनको मतलब कि इनको कुछ स्किल्स आप प्रोवाइड करवाओ, वोकेशनल स्किल्स दो, एजुकेशन वगैरह यहाँ पर देनी चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। देन उसके बाद जो ट्रायल वगैरह है उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमेटी ने बताया था। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों को समझ चुके हो। मतलब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग आपने एक और एडिटोरियल कवर कर लिया जो कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर हुआ था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इकट्ठी रखी हुई थी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को यहाँ पर दे दी है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर भी प्रिजनर्स को लेकर ही चर्चा की गई थी, ये भाई प्रिजनर्स के ऊपर फोकस किया जाए। उसके बाद यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको एक तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में आने से रोका जा सके, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। बाकी मैंने आपको इसी आर्टिकल से रिलेटेड कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा, इसको जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। बात की गई है इंडिया और डेनमार्क के रिलेशंस के बारे में। इंडिया डेनमार्क दोनों मिलकर मतलब डिस्कशन हुआ दोनों कंट्रीज़ में, और दोनों ने मिलकर यहाँ पे डिसाइड किया है कि हम लोग अपने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे। खासकर एनवायरमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। तो हमारे पीएम मोदी और साथ साथ यहाँ पे जो डेनमार्क की लीडर हैं, इनके बीच में यहाँ पे डिस्कशन हुआ। इंडिया डेनमार्क ने ट्यूसडे में यहाँ पर अग्रीमेंट किया है, और अग्री करते करते इन्होंने यहाँ पर बेसिकली कुछ चीज़ों के ऊपर अग्रीमेंट किया है। वो अग्रीमेंट क्या है कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को देखते हुए हम लोग फोकस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, जो कि पोल्यूशन कम करेगा। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के ऊपर। उसके बाद जो वेस्ट वाटर है, यानी जो गंदा पानी है, उसको किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है, उसके ऊपर भी फोकस किया गया है दोनों कंट्रीज़ के थ्रू। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो दोनों कंट्रीज़ का फोकस ये है कि एनवायरमेंट से पोल्यूशन को हम लोग कैसे कम कर सकें। अब जो भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर रिव्यू करी गई। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि बिल्कुल यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर प्रोग्रेस हम लोग करेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। एनर्जी, हेल्थ, पोर्ट शिपिंग, सर्कुलर इकॉनमी, वाटर मैनेजमेंट, इन चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर एक फोकस किया गया है दोनों कंट्रीज़ के थ्रू, ये यहाँ पर मैंशन किया गया। फिर उसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर काफ़ी कुछ और प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया है, खासकर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, एनर्जी, कल्चर एक्सचेंज। ये आप देख पाओगे जो चीज़ें ये रिपीटेडली लिखी हुई हैं तीनों पैराग्राफ के अंदर। तो इन चारों चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। देन उसके बाद हमारे पीएम मोदी ने डिस्कशन किया डेनमार्क के साथ में, खासकर जो एक इंटरेक्शन है वहाँ पर, वो जो कि बहुत सारे भारतीय लोग डेनमार्क में रह रहे हैं, उनके साथ में यहाँ पर एक इंटरेक्शन देखने को मिला है, वो यहाँ पे चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये तो यहाँ पे पोल्यूशन को लेकर हो गई चर्चा। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर अलग से इंडिया डेनमार्क ने डिस्कशन किया है। वो अगला पॉइंट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको लेकर पहले क्वेश्चन बन चुका है मेंस में यूपीएससी के अंदर, और रिसेंटली मैंने आपको जो डेली मेंस आंसर राइटिंग होती है वहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया था, आप सभी लोग इसके ऊपर आंसर लिख चुके हो, आपको याद होगा। तो इंडिया और डेनमार्क ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर कंफर्म किया है कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोलैबोरेट करने वाली हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की फील्ड में। इस चीज़ को यहाँ पर टैकल किया जाएगा, और इसी के लिए यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशन को, जहाँ पे फोकस ये रहेगा कि हम लोग इस एंटी माइक्रोबियल प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। तो बाकी चीज़ तो आपको सब समझ में आ गई होगी, A to Z जितना ही मैंने आपको बताया। लेकिन एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही होगी बहुत से लोगों के अंदर, वो यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगा, है ना, कि आखिरकार क्या है ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल या फिर ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस पेपर 2 हेल्थ से यहाँ पर इसको रिलेट कर पाओगे। इनफैक्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग विश्वास करोगे इस चीज़ को लेकर कि एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे बताया गया कि साल 2019 के अंदर इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से 1.27 मिलियन लोगों की जान गई है। हाँ, मिलियन की बात कर रहा हूँ, 1.27 मिलियन लोगों की यहाँ पे जान गई है। तो ये अपने आप पे एक डिज़ास्टर डिजीज़ देखने को मिलेगी। ये जो डेथ हो रही हैं ये AMR की वजह से, ये अपने आप में आप कह सकते हो HIV, एड्स, मलेरिया, इन सभी बीमारियों से ज़्यादा आपको जो डेथ देखने को मिली है वो AMR की वजह से देखने को मिल रही है। AMR के अंदर क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, फिर इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आखिरकार होता क्या है ये हमें ये भी समझा दो। देखो, AMR की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो आपके बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए एक एंटीबायोटिक खा रहे हो, ठीक है। एंटीबायोटिक ही लेते हैं, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, तो इस प्रकार की दवाइयाँ ही ली जाती हैं कि भाई हाँ बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा बॉडी के अंदर में। अब क्या हो रहा है, वो बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हो रहा, आपने अपनी एंटीबायोटिक्स की जो डोजेज है उसको इंक्रीज़ कर दिया, और फिर और इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन वो बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हो रहा। वो जो बैक्टीरिया है वो मजबूत हो रहा है। वो मजबूत हो रहे का मतलब यह है कि यही यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर एंटीबायोटिक का यूज़ करो बैक्टीरिया को अपने बॉडी के अंदर से हटाने के लिए, यहाँ पर दवाइयों को यूज़ करो, उस दवाई का असर उस बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के ऊपर नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो दवाई और उन सब चीज़ों से वो और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो ये कंडीशन बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारी डेथ होती हैं, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मिलियन से ऊपर डेथ हुई है 2019 के अंदर में।
क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाता है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टॉप 10 डेथ के अंदर या फिर टॉप 10 थ्रेट के अंदर यहाँ पे डाल रखा है कि मतलब दुनिया में जो टॉप 10 थ्रेट्स हैं, सबसे बड़ा खतरा है, उसके अंदर एक खतरा ये AMR का भी है। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो AMR लगातार बढ़ रहा है, इतनी सारे लोगों की जान जा रही है, उसके पीछे के कारण काफ़ी सारे हैं, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं ना, एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन वगैरह, इनका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता, इनका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर एक लिमिट से यहाँ पर ज़्यादा ओवरडोजिंग हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। क्लियर हुआ। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर इंडिया डेनमार्क दोनों काम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखो, हज़ारों लोगों ने यहाँ पर चार धाम यात्रा को ज्वाइन कर लिया है। जो चार धाम यात्रा है ये मंगलवार में शुरू हो चुकी है, और अभी यहाँ पर देखो कोविड-19 के टाइम से लगभग 2019 से बात करें तो अभी तक इस प्रकार की से यह यात्रा चालू नहीं हुई थी। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कोविड-19 के, बट अभी यहाँ पे एक प्रॉपर यात्रा चालू हुई है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। प्लस यहाँ पे आप देख पाओगे ये यात्रा शुरू हो तो चुकी है, उसके साथ साथ एक छोटी सी लिमिट रखी गई है। जो यहाँ पे ये आपको पता होगा, चार धाम यात्रा यानी कि चार जगह पर जा रहे हैं, चार पवित्र स्थल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब इन चारों जगह पर क्या है, एक लिमिट सेट कर दी है भाई, इससे ज़्यादा आदमी नहीं होंगे, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी, फैसिलिटीज़ कम पड़ सकती हैं लोगों के लिए। तो एक जो लिमिट रखी गई है वो, जैसे यहाँ पर गंगोत्री के लिए 7,000, यमुनोत्री के लिए 4,000, केदारनाथ के लिए 12,000 और बद्रीनाथ के लिए 15,000, ये यहाँ पर लिमिट्स को रखा गया है। क्लियर हुआ। तो ये चार धाम यात्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए। चार धाम यात्रा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। आपको लग रहा होगा यार चार धाम यात्रा ये है, हमने तो कुछ और सुना है। हाँ, वो भी क्लियर करूँगा, थोड़ा देर वेट करो। फिलहाल ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जीएस पेपर 1 के अंदर आपका टॉपिक आता है कल्चर का, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा चार धाम है, इसकी लोकेशन आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल जाती है। वहाँ पर आपको यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये देखने को मिलेगा। चारों को मिलाकर हम लोग चार धाम बोलते हैं। अब जो भी यहाँ पर ये यात्रा को शुरू करता है, इस यात्रा की शुरुआत मतलब होती है या फिर करना चाहिए वेस्ट से, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट में यहाँ पर की जाती है। मतलब कि जो चारधाम यात्रा है ये शुरुआत होती है इसकी यमुनोत्री से, फिर उसके बाद गंगोत्री, देन केदारनाथ, देन उसके बाद फाइनली बद्रीनाथ तक जाते हैं हम लोग इस यात्रा के अंदर में। अब यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग देवताओं को कवर किया जाता है, देवी देवताओं को। खासकर जो यमुनोत्री है वो डेडिकेट किया गया है गॉडेस यमुना जी को। उसके बाद गंगोत्री डेडिकेट करी गई है गॉडेस गंगा जी को। देन उसके बाद केदारनाथ डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिव जी को, और बद्रीनाथ डेडिकेट किया गया है लॉर्ड विष्णु जी को। ये यहाँ पर मतलब बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, कॉमन सी इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों को पता होगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा चार धाम यार ये तो नहीं है, हमने तो कुछ और सुना है चार धाम में। हाँ, आपने सुना होगा। तो ये जो चार धाम बार के मतलब उत्तराखंड वाले के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसको हम लोग छोटा चार धाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो अभी हमने पढ़ा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चारों लोकेशंस आपको दिख रही हैं, इसको हम लोग छोटा चार धाम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वैसे यहाँ पर जो चार धाम है, ये आप एक और आपको याद होगा, जो कि यहाँ पर इंडिया के चारों कोने में आपको देखने को मिलता है, यानी बद्रीनाथ है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, देन उड़ीसा में इधर आपको देखने को मिलेगा पुरी, देन इधर तमिलनाडु में रामेश्वरम, देन उसके बाद यहाँ पे आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा द्वारका। तो ये यहाँ पर चार धाम कहलाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी उत्तराखंड वाले के बारे में, तो ये हमारा छोटा चार धाम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसी सेम पेज पे एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल की चर्चा आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा होगी। आने वाले टाइम पर एडिटोरियल्स बहुत सारे पब्लिश होने वाले हैं, चाहे इस बात को लिख कर रख लेना, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर आर्टिकल छोटा सा है लेकिन बहुत कुछ है इसके अंदर कवर करने के लिए। हुआ क्या, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो हर साल पब्लिश होता है, और अब की बार का जो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसके अंदर जो भारत की रैंक है वो 150 यहाँ पे बताई जा रही है। तो रैंक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो हमारी घटिया दे दी गई है। इनफैक्ट यहाँ पे कंट्री की जो रैंक है वो लगातार यहाँ पर बहुत बैकवर्ड लेकर आ चुके हैं हम लोग इस इंडेक्स के अंदर में। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। ये इंडेक्स क्या है, किस चीज़ के लिए लाया जाता है, फिर उसके बाद भारत की रैंक 2020-21 के अंदर क्या रही है, अब 2022 के अंदर क्या है, वो सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन पहली चीज़ ये जान लो, ये जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है, ये बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड फ्रीडम नहीं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको कितना फ्रीडम मिल रहा है किस कंट्री के अंदर, उसको देखते हुए इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। क्लियर हुआ।
अब मतलब कि जिस कंट्री के अंदर जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं जिनको बिल्कुल फ्रीडम है, आराम से वो अपना आपको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, आराम से अपनी बात को रख पा रहे हैं, तो उसकी कंट्री की रैंक अच्छी यहाँ पर बताई जाएगी। और जिस कंट्री के अंदर यहाँ पर इन प्रेस वालों के ऊपर या जर्नलिस्ट के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, इनको कुछ बोलने दिया नहीं जाता, अगर कुछ बोलते हैं तो सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, तो उस कंट्री की रैंक यहाँ पर डाउन देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, हम लोग इसको भी सेलिब्रेट करते हैं। हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को। तो कल 3 मई थी, कल हम लोगों ने ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया था और इसी के बेसिस पर यहाँ पर ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया है। ना ये जो सेलिब्रेशन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था यूनेस्को के थ्रू। देन अगर हम लोग इसका इतिहास देखें तो यहाँ पर इतिहास में काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं। पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको बताया, फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे आगे अडॉप्ट किया गया। वो सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं मेजर टॉपिक के ऊपर। मेजर टॉपिक यहाँ पर यह है कि इस इंडेक्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो भारत की रैंक क्या क्या रही है। एक और बात, इस इंडेक्स को हर साल पब्लिश किया जाता है, किसके थ्रू पब्लिश किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के थ्रू। आपसे क्वेश्चन बन जाता है, आपने याद होगा बहुत सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं प्रीलिम्स के, जहाँ पे पूछ लिया जाता है कि ये इंडेक्स किस बॉडी ने पब्लिश किया है, ठीक है, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो ऐसे ध्यान रखना, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर यहाँ पे पब्लिश करता है। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसको लगभग साल 2002 से रेगुलर बेसिस पर पब्लिश किया जा रहा है इसी पर्टिकुलर बॉडी के थ्रू, जो कि यहाँ पर जो प्रेस को कितना फ्रीडम मिल रहा है, जो जर्नलिज्म की क्वालिटी है वो कंट्री के अंदर क्या है, उस चीज़ के बेसिस पर इसको तैयार किया जा रहा है। अगर हम लोग दुनिया भर के सिनेरियो को देखें, इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप लोग 2021 को देखते हो तो 2021 में जो भारत की रैंक है वो 180 में से 142 रैंक देखने को मिलेगी, ठीक है, ये 2021 का डेटा है। अब 2022 में जैसा आप लोग आर्टिकल में देख पा रहे हो 180 में से भारत की रैंक यहाँ पर 150वीं है, मतलब कि और ज़्यादा डाउन कर दी गई है, और ज़्यादा हम लोग नीचे आ चुके हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर के हम, ठीक है। फिर ग्लोबल सिनेरियो के बारे में बात करें तो दुनिया भर में आप लोग देख पाओगे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी कंट्री के अंदर ये जो जर्नलिज्म है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है। इनफैक्ट वहाँ पे बहुत सारी कंट्रियों ने अपने कंट्री के अंदर ये जो जर्नलिज्म इसको ब्लॉक कर रखा है, इसके ऊपर काफ़ी सारी रोक लगा रखी है। और इनफैक्ट बताया ये गया कि 180 देशों में से सिर्फ और सिर्फ 12 कंट्रीज़ है जहाँ पर बिल्कुल अच्छा इन्वायरमेंट है जर्नलिज्म के लिए, अच्छे से वहाँ पे वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सेडिशन और प्लस इन सारे लॉस का इस्तेमाल कर लिया जाता है और उसके बाद जो जर्नलिज्म है उसको ग्रो होने नहीं दिया जाता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 2021 के अकॉर्डिंग तो मैं आपको बता चुका कि भारत की क्या रैंक है। उसके बाद इंडिया की परफॉर्मेंस आप 2020 में देखोगे तो तब भी यहाँ पर 142 ही आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो मतलब हमारी रैंक जो है ये मतलब काफ़ी पीछे रखी गई है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में। अब ये पीछे क्यों रखी गई है, बताया ये जा रहा है कि हमारे कंट्री में भी जो खासकर जर्नलिस्ट है या जर्नलिज्म है इसके ऊपर काफ़ी सारी रोक लगाई जाती है। अगर यहाँ पर कुछ बोला जाता है जर्नलिज्म के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सरकार उनके ऊपर सेडिशन यानी देशद्रोह के चार्जेस लगा देती है। तो ये कंसर्न देखने को मिलता है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। देन आपके पास क्वेश्चन होगा कि भाई ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है, हमारे पास क्या क्या अधिकार है। तो बेसिकली यहाँ पर इसको मैं आपके संविधान से रिलेट करके बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर मेंशन करता है कि भाई आर्टिकल 19 के अंदर आर्टिकल 19 में आपके पास एक पावर जाती है, क्योंकि आर्टिकल 19 आपका फंडामेंटल राइट है, 12 से 35 तक सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कि आप हो मैं हूँ, हमारे पास पूरी तरह से अपनी बात रखने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक है। इसका फंडामेंटल राइट हमारे पास मूल अधिकार है, ठीक है। और ये सभी सिटीजन्स के पास में, इंडिया के अंदर जो भी सिटीजन्स हैं। क्लियर हुआ? अब होता क्या है यहाँ पर, जो अगर यहाँ पे रोक लगाई जाएगी इस चीज़ के ऊपर, जर्नलिज्म के ऊपर रोक लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इस फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो कहता कौन है यहाँ पर, जो भी ये रिपोर्ट तैयार कर रहा है, रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करते वक्त बताया गया कि इंडिया के अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी रोक लगाई जा रही है। लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, खासकर जो जर्नलिज्म है उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर रोक लगाई जा रही है। तो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म काफ़ी डाउन है इंडिया के अंदर में, इसके बेसिस पर रैंक हमारी डाउन दी गई है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, आप कहोगे आर्टिकल 19 के अंदर हमें मतलब खुली छूट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन खुलकर मतलब कुछ ही बात रख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके अंदर
किसी किसी टॉपिक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं कि अगर आप लोग इन मुद्दों पर अगर कुछ बोलते हो तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। ऐसा भी है, हाँ ऐसा भी है। तो आर्टिकल 19 में भले ही यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको खुल के बोलने की पावर मिल रही है तो आपको कंट्री के सॉवरिटी के अगेंस्ट में नहीं बोलना है, कंट्री के इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में नहीं बोलना है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि जो हमारे देश के रिलेशन है दूसरे देश के साथ में वो ख़राब हो जाएं, ठीक है। या फिर आप लोग को पूरी तरह से ध्यान रखना है, कोई डिफेम नहीं करना है किसी को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे ये इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पे आपके अगेंस्ट में एक्शन हो जाएगा। ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर आर्टिकल 19 बोलता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। एडिटोरियल्स के अंदर हमारे पास आज 4-5 आर्टिकल हैं जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जैसे कि ये वाला एडिटोरियल है, यहाँ पे हम लोग गवर्नर के पावर्स और रूल्स के बारे में जानने वाले हैं। खासकर तमिलनाडु के नीट बिल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि गवर्नमेंट का अभी तक यहाँ पर इसको एसेंट नहीं मिल पाया है। तो डिस्कशन करेंगे कि हाँ आखिरकार गवर्नर्स के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया। प्लस आज के टाइम पर जो गवर्नर के थ्रू किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है, वो यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं, इसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर कुछ आप लोग को मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जॉबलेसनेस ऑन द राइज इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत सारा डेटा का यूज़ किया गया है, मतलब फैक्चुअल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ किया गया है। तो इतना डेटा यहाँ पे कवर नहीं करना है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को यहाँ पर एक ओवरव्यू तो इसका दे ही दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर आएंगे तो सबसे पहली चीज़ ये आप आर्टिकल देख पाओगे, जो पूरा पेज है, ये पूरा पेज के अंदर हीट वेव के बारे में डिस्कशन किया गया। तो मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग ऑलरेडी लगातार कवर कर रहे हैं 3-4 दिनों से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से कवर करवाऊंगा। बहुत सारे लोग नए होते हैं और आपका भी रिविजन हो जाएगा और आपको यहाँ पर पता है सब कुछ, एक एक इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल को या उस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, स्किप करके आप दूसरे टॉपिक पर आ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया लैप्सोस के बारे में। ये यहाँ पर हमने देखा कि अभी बड़ी बड़ी बिग टेक फर्म्स को हैक किया गया है इस ग्रुप के थ्रू, और ख़ासकर यहाँ पे आप कह सकते हो 2 टीनेजर हैं, 16 और 17 साल के यहाँ पर लड़के हैं 2, जिन्होंने यहाँ पर हैक किया है माइक्रोसॉफ्ट को। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े बिग टेक फर्म्स को यहाँ पर हैक किया है। तो डिस्कशन होगा इस चीज़ को लेकर, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद जो डेली क्विज है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है कोल माइनर्स डे को लेकर। तो कोल माइनर्स डे आज 4 मई है, तो 4 मई को हम लोग कोल माइनर डे ऑब्जर्व करते हैं। तो कोल माइनर डे क्या होता है, प्लस इसका ऑब्जर्व करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग जानेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल के अंदर हम लोग ये वाला देखते हैं। यहाँ पे हीट वेव्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। देखो हुआ क्या, मार्च अप्रैल के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लगातार यहाँ पे गर्मी बढ़ती हुई देखने को मिली है इन 2 महीनों के अंदर, जो कि अभी पिछले महीने निकले हैं। इनफैक्ट हमने देखा बहुत सारे रीजन के अंदर जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर 40-40 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है, 40 डिग्री के पार क्रॉस कर चुका है। इंटेंस हीट वेव्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन किस चीज़ को लेकर है, हीट वेव को लेकर। अब हीट वेव के भी अपने आप में काफ़ी सारे कारण हैं। देखो हुआ क्या था, अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले हीट वेव को लेकर एक एडिटोरियल भी आया था। उस एडिटोरियल को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जहाँ पे जो ऑथर्स हैं वो काफ़ी सारे कारण बता रहे हैं। हीट वेव के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसके बाद ला नीना, ठीक है। ला नीना हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं निकला, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं निकला, जिसकी वजह से आज के टाइम पर गर्मी इतनी बढ़ चुकी है। तो मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये आपके ज्योग्राफी के पूरे पूरे टॉपिक आप सिलेबस उठाओगे ना तो वहाँ पे एग्जैक्टली लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए आखिरकार ये WD और ये लालिना क्या होता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। देखो फिर उसके बाद काफ़ी सारा डेटा, काफ़ी सारे ग्राफ का यहाँ पे यूज़ किया है कि भाई मार्च के अंदर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मार्च है अभी तक। देखो 1901 से लगातार डेटा यहाँ पर बताया जा रहा है 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। पिछले मतलब 10 साल में अगर हम लोग बात करें तो अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती हुई नज़र आ रही है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे कहाँ कहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया के अंदर कितनी कितनी गर्मी पड़ी है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगेन यहाँ पर ये कुछ खास चीज़ें नहीं है, बस खाली आप लोग यहाँ पर बेसिक सा पर्पस समझ सकते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हीट वेव्स को लेकर डिस्कशन किया गया। नाउ हीट वेव्स होती क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं, आपका ज्योग्राफी का पोर्शन एक छोटा सा पोर्शन तैयार हो जाएगा। हीट वेव यहाँ पर एक तरीके से एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर है, यानी कि जो गर्मी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हीट वेव्स आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि हाँ जो गर्मी है उसकी वेव्स यहाँ पर चलने लगती हैं।
होता क्या है इसके अंदर, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है ये टेम्परेचर, उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग हीट वेव बोलते हैं। खासकर समर सीज़न में नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर, उसके बाद यहाँ पर आप लोग इन एरियाज़ के अंदर देख पाओगे काफ़ी सारी हीट वेव्स वाली कंडीशन देखने को मिलती हैं। भारत के अंदर अभी तक ऑलरेडी 4 हीट वेव्स आ चुके हैं। मतलब कि देखो होता क्या है, मई के महीने में ये हीट वेव्स की शुरुआत होती है, बट ऑलरेडी अभी तक हम लोग 4 हीट वेव्स को फेस कर चुके हैं। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि हाँ वाकई में काफ़ी गर्मी पड़ रही होगी उन रीजन्स के अंदर जहाँ पे हीट वेव्स वाला सिनेरियो देखने को मिल रहा है। नाउ क्वेश्चन ये है कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है, हम लोगों को अगर लिखने को आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हमारे भारत का मौसम विभाग, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है हीट वेव के डेफिनेशन को। इन्होंने बोला कि मान लो जो प्लेन एरिया है, जैसे दिल्ली वगैरह के एरिया हो गए वो प्लेन एरिया हो गया, उसके बाद एक हिली एरिया हो गया जो पहाड़ी इलाका हो गया। प्लेन एरिया के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो मान लो यहाँ पे अगर 40 डिग्री सेल्सियस का है, और हिली एरिया यानी पहाड़ी इलाके के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर वो अगर 30 डिग्री सेल्सियस का है। अगर इन दोनों ही टेम्परेचर के अंदर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल जाए, यानी ये टेम्परेचर प्लेन एरिया के अंदर 40 से 45 या 46 डिग्री हो जाए, या फिर हिली एरिया के अंदर ये टेम्परेचर 35 या 36 डिग्री पहुंच जाए, तो बेसिकली यहाँ पर ये हीट वेव वाली कंडीशन कहलाती है। यानी नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना, वो यहाँ पर हमारा हीट वेव कहलाता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि इस हीट वेव का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या इसके नुकसान है। सबसे बड़ी बात हम लोग देख पाते हैं हीट वेव की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान गई है पिछले कुछ सालों में, और जान जाती भी हैं। ठीक है, अब हीट वेव की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, डिजीज़ डेवलप होने लगती हैं बॉडी के अंदर में, खासकर रेस्पिरेटरी कंडीशंस हो गए, और उसके बाद मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं हीट वेव की वजह से। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे जो फसल है हमारी वो डैमेज हो जाती है, यानी कि प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, जिसके ऊपर हीट वेव का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। अब हीट वेव की वजह से हमारी प्रॉपर जब क्रॉप प्रोडक्शन हो नहीं पाई है तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर फसल नहीं होगी। अब यहाँ पे फूड के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी कमी पड़ जाएगी, प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है लेबर प्रोडक्टिविटी का भी एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। खासकर अगर हम लोग बात करें, मान लो एक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अब होता क्या है यहाँ पर उस दिन जो व्यक्ति या फिर जो इंसान या फिर जो लेबर काम कर रहा है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करना उतने ज़्यादा गर्मी के अंदर में। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो उनकी इनकम वगैरह भी डाउन हो जाती है, तो ये यहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं हीट वेव की वजह से। देन उसके बाद एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप देख पाओगे वाइल्ड लाइफ और ड्राफ्ट में देखने को मिलेगा। मतलब कि मान लो कहीं जंगल है, वो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारे सूखे जंगल हैं, और अगर हीट वेव पड़ रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पर आग लगने के काफ़ी सारे चांसेस देखने को मिल जाते हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें काफ़ी सारी जगह पर सूखा पड़ जाता है, तो ये कंडीशंस भी डेवलप हो जाती हैं हीट वेव की वजह से। लेकिन जो हमने रिसेंटली एडिटोरियल डिस्कस किया था, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ ये एडिटोरियल, ये आपको याद होगा, मर्क्यूरी राइजिंग करके हमने आर्टिकल पढ़ा था। इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे कुछ कारण मेंशन किए थे साइंटिस्ट के थ्रू, वो ये थे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लानिना हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वजह से हीट वेव देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ आखिरकार ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है। देखो आपको नाम से समझ में आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब कि इसका कहना है कि वेस्टर्न वाले एरिया से ताल्लुक़ होगा, बिल्कुल ऐसा है। तो इस वाले मैप में आप सब कुछ डिटेल से समझ जाओगे। यहाँ पे आपको इंडिया का मैप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इधर आपको यहाँ पर ये वेस्टर्न एरिया देखने को मिल जाएगा, ये ईस्टर्न हो गया, ऊपर यहाँ पे नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। अब बात करें तो वेस्टर्न एरिया में इधर मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है। अब हमने देखा कि भाई इसका नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो वेस्ट साइड से यहाँ पर ये एक तूफ़ान, एक स्टॉर्म आता है इंडिया के अंदर, डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर ये तूफ़ान बनता है। अभी जब तूफ़ान बनता है, और ये जो तूफ़ान है ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बहुत तेज़ी से हवा बह रही है, ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड वाली जो विंड्स हैं उसको हम लोग जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर में हवा बह रही है, इसकी मदद से जो ये स्टॉर्म है ये उड़ता हुआ जाता है। अब ये उड़ता हुआ स्टॉर्म ये टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब के ऊपर से निकल जाता है। तो आप कहोगे भारत के ऊपर से भी निकल जाना चाहिए, तो इसमें तो कोई डिस्टर्बेंस वाली बात ही नहीं हुई। नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर यहाँ पे हिमालयाज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये स्टॉर्म आता तो है और हिमालय से टकरा जाता है। हिमालय से टकराने के बाद यहाँ पे बारिश होने लगती है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। इनफैक्ट यहाँ पे बारिश होने के साथ साथ यहाँ पे जो ये स्टॉर्म है वो लोअर प्रेशर वाले नीचे वाले रीजन में भी पहुँच जाता है, ये हम लोग देख पाते हैं।
क्लियर हुआ। तो ये आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक भी मेंशन किया जाता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर स्टॉर्म बनता है, आंधी बनती है, इसको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म का मतलब ये है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर वाले रीजन के अंदर बनता है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलते हैं। क्लियर हुआ। आगे आते हैं। अब जैसा मैंने बोला कि इसके अपने आप में बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट बोला जाता है कि जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से जो हमारी राबी क्रॉप वगैरह है वो काफ़ी अच्छी ग्रो होती है, लेकिन समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और डिज़ास्ट्रस बन जाता है। इनफैक्ट इससे बहुत सारी बाढ़ें देखने को मिल सकती है, लैंडस्लाइड, फ्लड, कोल्ड वेव, इस प्रकार की सिचुएशन हो जाती है। इनफैक्ट आपने याद होगा 2013 का जो ये उत्तराखंड का फ्लड था, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही हुआ था। बाकी यहाँ पर अभी हम लोग क्यों चर्चा करें, भी हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अभी हुआ क्या था, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है काफ़ी कमज़ोर पड़ गया पिछले 2 महीने में। अगर ये कमज़ोर ना पड़ता तो बारिश देखने को मिलती, बारिश देखने को मिलती तो इतना टेम्परेचर बढ़ता नहीं। तो ये यहाँ पर एक कारण बताया गया। दूसरा कारण यहाँ पे बताया गया कौन सा वाला, ला नीना। ला नीना हमारा स्ट्रॉन्ग इतना है नहीं। ला नीना और एल नीनो ये 2 कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं। होता क्या है यहाँ पर ला नीना के अंदर, ये आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप हुआ, इधर एशिया, इंडिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ठीक है, इधर यहाँ पे चिली वाले, चिली हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब जब हम लोग ला नीना को डिस्कस करते हैं तो ला नीना एक ऐसी कंडीशन है, मैं आपको डायरेक्टली सिंपल से शब्दों में बता रहा हूँ कि ला नीना कंडीशन में जो कोल्ड वाटर है, यानी कि जो ठंडा पानी है, वो बेसिकली यहाँ पे पहुँच जाता है, यानी कि इस वाले रीजन का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है, और जो गर्म पानी है वो रोटेट करके इधर पहुंच जाता है, यानी कि जो वार्म वाटर है, इधर वाला जो हिस्से का पानी है वो यहाँ पर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, जिस भी पर्टिकुलर रीजन की तरफ यहाँ पे गर्म पानी होगा वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, यहाँ पे इवोपोरेशन वगैरह देखने को मिलेगा, क्लाउड फॉर्म होंगे, बारिश होती है यहाँ पर। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि करंट टाइम पे ये ला नीना भी इतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं, जिसकी वजह से बारिश देखने को मिली नहीं। अब बारिश देखने को मिली नहीं तो गर्मी ये बढ़ती हुई चली गई। आई होप आप लोगों ने काफ़ी सिंपल से शब्दों में इन सब चीज़ों को समझ लिया होगा। बाकी आपको पता होगा डेली बेसिस पर हम लोग एक मेंस के क्वेश्चन को लेते हैं, तो उस मेंस के क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन आपको, एक सेकेंड यार, ये ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, तो आज का क्वेश्चन क्या है कि आप लोग व्हाट डू नो बाय अफ्स्पा। अफ्स्पा मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो अफ्स्पा एक्ट से आप लोग क्या जानते हो, प्लस आपको बताना ये भी है कि अफ्स्पा एक्ट को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त, और इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ये 250 शब्दों में आपको ये इसका आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद आपको पोस्ट कहाँ पे करना है, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, वैसे टेलीग्राम पर जाओगे, सर्च बॉक्स में टाइप करोगे दीपक यादव एजुकेशन, तो आपके सामने एक ग्रुप आंसर राइटिंग वाला भी निकल कर आएगा। तो वहाँ पे आंसर राइटिंग लिखा होगा, जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप वहाँ पे ज्वाइन कर पाओगे। वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन के नीचे कमेंट लिखा हुआ होगा, उस कमेंट पे टैप करना, वो आपको एक दूसरे पेज पर लेकर जाएगा। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन के आंसर को लिखकर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आज आप लोग को इसका आंसर लिखना है। बहुत से लोग डेली बेसिस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आंसर लिखते हैं, आपस में एक दूसरे के आंसर को रिव्यू करते हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल हमारा क्या बोलता है, पहले हम लोग इस वाले एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया बिल एसेंट आर डिले एंड द गवर्नर्स ऑप्शंस के बारे में। क्या मेंशन किया गया कि देखो, तमिलनाडु एक नीट बिल को लेकर आया था, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट बिल को, ठीक है। यहाँ पे नीट को लेकर अपने हिसाब से यहाँ पे तमिलनाडु कुछ काम करना चाहता था, बट इस आर्टिकल के अंदर इस बिल के ऊपर फोकस नहीं दिया गया। फोकस ये दिया गया कि जो नीट बिल है इसको पास करवाना है, तो गवर्नर के पास तक यहाँ पे जाएगा, गवर्नर की तरफ से यहाँ पर एक अप्रूवल मिलना है, गवर्नर की तरफ से पास होना है, लेकिन वो गवर्नर की तरफ से अभी तक पास नहीं हो पाया है। हालांकि हमारा संविधान बोलता है कि यहाँ पर पास हो जाना चाहिए, बट अभी तक वो पास नहीं हो पाया है, ऐसा यहाँ पर ये मेंशन करते हैं। तो मतलब गवर्नर के रोल एंड पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं ये कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर देखने को मिल जाती है। तो पहले तो मैं आप लोग को डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल से निकाल कर दे देता हूँ। इस आर्टिकल को सिंपली आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे, आपके सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करके एक टॉपिक। तो गवर्नर होता कौन है, देखो पहली बात आपको समझना यह है, गवर्नर यहाँ पर कौन होता है। तो गवर्नर यहाँ पर काम करता है एक डुअल कैपेसिटी की तरह, मतलब जो स्टेट यानी कि जो हमारी राज्य सरकार है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है गवर्नर,
प्लस हमारे जो केंद्र सरकार है उसका भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आप कह सकते हो एक लिंक की तरह काम करता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लिंक की तरह काम करता है गवर्नर। क्लियर हुआ। रिसेंट ईयर्स में यहाँ पर काफ़ी चर्चा हुई है कि भाई यहाँ पर जो गवर्नर है, गवर्नर का झुकाव बहुत ज़्यादा रहता है हमारी केंद्र सरकार की तरफ। ये इस प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है पहले भी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया इसी चक्कर में जो गवर्नर है उसको एक नेगेटिव टर्म पे देखा जाता है, बोला जाता है भाई केंद्र सरकार का ही एजेंट है ये, ठीक है, केंद्र सरकार का पपेट है, उनके हिसाब से चलता है ये गवर्नर। तो इस प्रकार की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रिसेंट बेसिस पर हमने देखी हैं। बट करेंट टाइम में बात करें तो गवर्नर को लेकर क्या क्या प्रोविजंस हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करें तो आर्टिकल 153 यहाँ पर बोलता है कि भाई हर एक स्टेट के पास में एक गवर्नर होना चाहिए। एक पर्सन को हम लोग यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं एक गवर्नर की तरह, एक राज्य के लिए भी और 2 राज्यों के लिए भी, या फिर 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए भी यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ये हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है। नाउ एक गवर्नर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है कैसे, एक प्रेसिडेंट के थ्रू। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया गवर्नर के डुअल रोल देखने को मिलता है, 2 रोल होते हैं गवर्नर के। गवर्नर बेसिकली एक राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से इसको बहुत सारी बातें माननी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर हमारे सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह आपको पता होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप आपको मिनिस्टर्स का देखने को मिल जाता है। तो वहाँ की एडवाइस से भी यहाँ पर ये बाउंड होता है, वो भी यहाँ पे समझना होता है। तो मतलब स्टेट और सेंटर दोनों की तरफ यहाँ पे गवर्नर को फोकस देना होता है। इस वजह से तो मैंने आपको बताया कि गवर्नर यहाँ पे काम करता है एक लिंक की तरह, यहाँ पे हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे जोड़ने का काम करता है गवर्नर। फिर ये बात हो गई आर्टिकल 153 की। देन उसके बाद आर्टिकल 157 और 158 यहाँ पे बात करता है कि जो गवर्नर की पोस्ट है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नर के पास पावर है यानी किसी को क्षमा करने की, ये पावर भी यहाँ पर गवर्नर के पास में देखने को मिल जाएगी, वो आर्टिकल 161 से निकल कर आती है। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, चीफ मिनिस्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये हेड हैं जो कि एडवाइस करते हैं गवर्नर को काफ़ी सारी चर्चों के ऊपर। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हमारा, जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर और भी वेरियस मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर एडवाइस करते हैं गवर्नर को। तो गवर्नर के पास यहाँ पे काफ़ी सारी एडवाइस आती है। अब गवर्नर ही अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं वो हमारा गवर्नर ही करता है। गवर्नर के पास ये भी पावर आ जाती है, ये आर्टिकल 164 के अंदर मेंशन किया गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्टिकल 200, जिसके बारे में आर्टिकल के बारे में ऑथर ने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया कि आर्टिकल 200 क्या है। आर्टिकल 200 देखो यहाँ पर क्या बोलता है, गवर्नर के एजेंट के बारे में चर्चा करता है। मान लो यहाँ पर राज्य सरकार से एक बिल पास होना है, यानी जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वहाँ से एक बिल पास होना है। अब उस बिल को पास करवाने के लिए क्या होगा, पहले वो गवर्नर के पास में जाएगा, तो गवर्नर का एसेंट चाहिए होगा। गवर्नर उस बिल को जब एसेंट दे देगा, अपना अप्रूवल दे देगा, देन उसके बाद यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट के भी उसके ऊपर विचार चाहिए होंगे, देन उसके बाद यहाँ पे वो पास हो पाएगा। तो गवर्नर के पास यहाँ पर ये बिल जाता है। अब यहाँ पर ही यही देखने को मिल जाएगा, गवर्नर के पास में नीड बिल गया, ठीक है। तो आर्टिकल 153, 154 ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ कि गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स है, मैंने आपको बताया। स्टेट यूनियन के बीच में एक लिंक की तरह गवर्नर काम करता है, वो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ऑथर मेंशन करते हैं कि भाई हमने तमिलनाडु के अंदर में नीड बिल को पास किया। अब नीड बिल पास करने के बाद में आर्टिकल 200 जो है संविधान का, जिसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो यहाँ पर बोलता है कि गवर्नर के पास आपको एक बिल देना है और गवर्नर की तरफ से पास हो जाएगा, देन यहाँ पर प्रेसिडेंट उसके ऊपर विचार करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे प्रॉपरली अप्रूवल होगा। तो प्रेसिडेंट का जो कंसिडरेशन है वो भी यहाँ पर नेसेसरी माना जाता है अगर इसको कानून बनाना है तो, क्योंकि एक बिल है अभी ये। अब ये राज्य सरकार की जो संविधान है ये पास कर रही, खासकर जो विधानसभा है वो पास कर रही है। अब एक बिल को पास करने के बाद ही वो लॉ बनेगा, तो पास करने में गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों का एक महत्वपूर्ण रोल है। अब यहाँ पे मेंशन ये किया गया कि गवर्नर 4 तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। गवर्नर यहाँ पर एक स्ट्रेट वे में इसको असेंट कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ भाई पास हो गया है, पास कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे उसको रिजर्व कर सकते हैं कि भाई आगे प्रेसिडेंट की इसको आगे देखेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पास किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ जाती हैं। या फिर डायरेक्टली यहाँ पर गवर्नर खुद यहाँ पे इसको अप्रूवल दे सकते हैं। फिर चौथा ऑप्शन ये भी आता है
कि गवर्नर जो है इस बिल को रिटर्न कर देंगे, मतलब गवर्नर के पास में ये बिल आया, अब गवर्नर उसको रिटर्न कर देंगे उसी पर्टिकुलर लेजिस्लेचर को जहाँ से ये बिल आया है, ठीक है। अब उसको रिटर्न कर दिया गया और रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप इसको एक बार दोबारा से इसके बारे में सोच लो, ठीक है। अब होता क्या है, जब दोबारा से सोचने के लिए बोला गया, अब दोबारा से सोचने के बाद मान लो यहाँ पर उस लेजिस्लेचर ने वापस से अगर इस बिल को गवर्नर के पास में भेज दिया, तब गवर्नर को ये पास करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन ये किया गया, इफ़ लेजिस्लेचर अगेन पासिस द बिल, यानी कि अगर लेजिस्लेचर वापस से इस बिल को पास करता है बिना किसी अमेंडमेंट के और बोलता है कि भाई अब पास करवाओ, तो यहाँ पे गवर्नर को पास करना होता है। गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड है कि भाई हाँ उसको एसेंट देना होगा, एक अप्रूवल देना होगा उस बिल को। लेकिन ये तमिलनाडु वाले केस में नहीं हुआ। तमिलनाडु के अंदर जो नीट बिल था ये वापस से आया, इसको वापस से भेजा गया गवर्नर के पास में, लेकिन वापस से भेजने के बाद भी यहाँ पे इस बिल को अप्रूवल नहीं मिला। तो ये यहाँ पे कंसर्न दिखाया जा रहा है ऑथर का। तो ऑथर यहाँ पर इस मुद्दे को उठाते हुए बोल रहे हैं कि भाई ये एक गलत तरीका है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें गलत होती हुई नजर आएंगी। ऑथर ने फिर और क्या मेंशन किया कि भाई यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी चीज़ें अनडेमोक्रेटिक तरीके से चल रही हैं। ओपिनियन जो है राइटर का, इसके बेसिस पर यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि आज के टाइम पर जो तरीका दिखाया गया ये बिल्कुल फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म ये होता है कि भाई जो हमारी स्टेट और सेंटर है दोनों यानी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, एक संघवाद का ढांचा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मेंशन ये किया जा रहा है जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, वही अपना दबदबा जमा रही है, सेंटर की तरफ से यहाँ पर सारा काम चल रहा है। तो यानी कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट में ये सारी बातें चल रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया यूके के अंदर यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देख पाओगे अगर यहाँ पर ये देखने को मिल जाता तो वो भी यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके खिलाफ यहाँ पे स्टेप्स उठाए जाते। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की बात करें तो जो गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, ये यहाँ पर कोई भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस एक्ट के लिए। प्लस यहाँ पर ये एक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मतलब कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी सरकार है, खासकर क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल जाएगा। तो जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है ये किसी को भी आंसरेबल नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। और बताया गया कि देखो ये जो गवर्नर है ये यहाँ पर इस प्रकार से डिसीजन ले रहे हैं इस बिल को लेकर, तो इस प्रकार से डिसीजन तो पहली बात नहीं लेना चाहिए। प्लस यहाँ पर इनको जो भी यहाँ पर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने ड्यूटीज़ जो भी हैं, जो भी मेंशन करी गई हैं उसके हिसाब से परफॉर्म करें। जब बिल को अप्रूवल देने की बारी है तो इस बिल को अप्रूवल एक मिल जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर आर्टिकल के अंदर ऑथर ने मेंशन किया। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर कवर किया गया कि एक नेशनल बॉडी में भी बेटर प्लेस टू प्लान अपग्रेडेशन ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हुआ क्या था रिसेंटली, यहाँ पर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन वी रमन साहब, इन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के साथ में डिस्कशन किया। डिस्कशन करते करते इन्होंने बोला कि हमारे पास यार एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन होना चाहिए जो कि हमारी जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा। लेकिन हुआ क्या, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया नहीं गया और जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर शुरू से ही फोकस नहीं किया जा रहा है। तो ये मुद्दा हमारे एन वी रमन साहब ने उठाया है कि भाई आपको काम करना होगा, आपको कुछ फंड वगैरह देना होगा, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ चीज़ है जो कि मायने रखती है, ठीक है, तो इसके लिए काम करना होगा। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी ने यहाँ पर प्रॉमिस किया कि हाँ बिल्कुल जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी साइड से असिस्टेंस मिलेगा स्टेट्स को कि वो यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर पाएंगे। लेकिन क्या है वो चीज़ें भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, यहाँ पर उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें जो पूरा ओवरऑल सिनेरियो देखने को मिलेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन को देखने को मिलेगा, लेकिन उसको प्रॉपरली अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे ये हेल्प कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर को जनरेट किया जा सकता है, एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ ही साथ हमारे जुडिशरी के अंदर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जुडिशरी के अंदर आज के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोग देख पाओगे मेंशन ये किया गया है कि भाई कुछ फैक्ट्स हैं कि भाई आज के टाइम पर जो जजेस हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलती है। प्लस उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आज के टाइम पर कोर्ट हॉल हैं वो बहुत कम आपको देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन किया हमारे पास 20,143 कोर्ट हॉल हैं जिसमें से 620 को हमने रेंट पर ले रखा है। तो भाई ऐसे हालात है कि हमने रेंट पर कुछ कोर्ट्स को ले रखा है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया कि आज के टाइम पर जो ज़्यादातर कोर्ट हैं उनके अंदर सेपरेट लेडीज़ टॉयलेट नहीं है, कुछ के अंदर तो जेंट्स टॉयलेट भी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। प्लस बहुत सारे लगभग सिर्फ 5 कोर्ट ऐसे हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बाकी सब में मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, सब में लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताई गई। तो भाई इसी जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। क्लियर हुआ?
तो ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो यहाँ पर जॉबलेसनेस के बारे में चर्चा करता है। जो जॉबलेसनेस है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ये यहाँ पर इनके थ्रू मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये डिटेल काफ़ी सारी मेंशन करते हैं। इनफैक्ट ये बताते हैं कि 2022 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जॉबलेसनेस लगातार बढ़ रहा है। इनफैक्ट इन्होंने कंपेयर किया 2005 से लेकर 12 तक, यानी पिछली सरकार और इस सरकार में यहाँ पे कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि पिछली सरकार में जो नॉन फार्म जॉब्स थी वो काफ़ी बड़ी थी, यानी कि फार्मर वाली जो जॉब्स हैं वो नहीं, नॉन फार्म जॉब्स वाली बड़ी थी। 7.5 मिलियन के आसपास नई जॉब्स क्रिएट हुई थी। लेकिन करंट टाइम पे बात करें तो नॉन फार्म जॉब्स तो क्रिएट नहीं हुई हैं, लेकिन फार्म जॉब्स क्रिएट हुई हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। इनफैक्ट यहाँ पर इनका कहना यह है कि 2017, 18, 18, 19, 19, 20 के आसपास अगर हम लोग देखें तो लोगों का अगर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, लोगों ने काम करना शुरू किया है, तो बेसिकली यहाँ पर वो अनपेड वर्क है, यानी फैमिली लेबर के अंदर काम करना शुरू किया है। जैसे कि यहाँ पर ज़्यादातर विमेंस के थ्रू अपने घर के लिए काम किया गया है, वो एक अनपेड काम है। तो बेसिकली यहाँ पर जॉब, जो भी जॉब बढ़ता हुआ डेटा दिया गया है वो सारा जॉब यही बढ़ रहा है, ऐसा इनका कहना है। अदरवाइज़ अगर आप लोग एक फैक्चुअल बेसिस पर देखोगे तो जॉब कोई भी यहाँ पर नहीं बढ़ी है। जो जॉबलेसनेस है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, लोगों के पास में नौकरियाँ नहीं हैं। प्लस यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये क्लेम किया कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, ये 2017 से 20 के बीच में यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। 1.8 मिलियन से यहाँ पर इंक्रीमेंट यही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मेंशन करते हैं, लेकिन आप इसको कंपेयर करोगे बहुत पहले से, तो पहले और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई बहुत सारे आर्गूमेंट किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो GDP है हमारी वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, कोविड-19 के जैसे पहले वाली सिचुएशन थी वो चीज़ों को हम लोग लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे प्रॉपरली काम नहीं किया जा रहा है इन चीज़ों को लेकर। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमारी प्रॉपर रिकवर नहीं कर सकती जब तक आप लोग यहाँ पर काम नहीं करोगे, है ना। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद और क्या यहाँ पर बताया गया कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो जॉबलेस है वो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे देखने को मिल पाएंगे जिनके पास मतलब कोई भी जॉब नहीं है। प्लस यहाँ पे एक मेंशन ये किया गया कि अगर हम लोग पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें करंट टाइम पे, लगभग यहाँ पे फार्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा की गई है। जो रिकवरी है अर्बन एम्प्लॉयमेंट के अंदर मार्च 2021 तक, उसने यहाँ पर प्रॉपरली सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया है। मतलब क्या, इसका समझते हैं। देखो, इन्होंने यहाँ पर मेंशन ये किया 2015 से 12 के बीच में जब आप लोग देखोगे तो 2015 से 12 के बीच में यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर जनरेट हुई हैं, बहुत सारी नॉन फार्म जॉब्स जनरेट हुई हैं। ठीक है, जो कि फार्मिंग वाली जॉब नहीं है। लेकिन 2019-20 में अगर यहाँ पे सरकार ने जॉब जनरेट करी हैं तो वो सारी की सारी फार्म जॉब्स यहाँ पे जनरेट हुई हैं, ऐसा बताया गया। और इसमें यहाँ पर उनकी जो वेजेस वगैरह, जो कमाई वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाती है, ऐसा यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं। बहुत सारा डेटा यहाँ पे ऑथर ने यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया भाई आज के टाइम पर आप लोग ओवरऑल देखोगे तो बहुत ज़्यादा जॉबलेसनेस बढ़ चुका है, लोगों के पास में नौकरियाँ नहीं है कोविड-19 की वजह से भी। प्लस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर घट चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। जो पॉवर्टी है वो लगातार बढ़ रही है कोविड-19 पहले से, और अभी भी यहाँ पर कोविड के बाद में चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा बदतर हो चुकी हैं, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल की अगर हम लोग बात करें तो अगले एडिटोरियल के अंदर यहाँ पर साइबर अटैक को लेकर चर्चा की गई है। तो लैप्सुस नाम का यहाँ पर एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा जिसने यहाँ पर ये साइबर अटैक करे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर बोला गया कि साइबर क्राइम एक अटैक देखने को मिला है। ये 22 मार्च की बात है। 22 मार्च के अंदर जो ओक्ता प्लेटफॉर्म है, इन्होंने कंफर्म किया कि हैकर्स ने हमारे अंदर ट्राई किया था कि 3 महीने पहले कि अटैक कर सकें। ये यहाँ पर मेंशन किया गया इनके थ्रू। तो ये जो अटैक है बेसिकली लैप्सुस के थ्रू किया गया था। अब लैप्सुस क्या है, तो लैप्सुस यहाँ पर एक साइबर क्राइम ग्रुप है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। इसने रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी यहाँ पर इस प्रकार से अटैक किया था, ये साइबर अटैक किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको कंफर्म किया है। प्लस यहाँ पे मेंशन किया गया है जो ग्रुप है इसका एक एक्टिव प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलता है मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम के ऊपर ये प्रेजेंट है, जहाँ पे इनका एक चैनल है जहाँ पे 47,000 सब्सक्राइबर्स देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद लैप्सुस काम कैसे करता है, तो लैप्सुस यहाँ पे काम करता है सिम स्वैपिंग फैसिलिटी के ऊपर। प्लस जो पर्सनल पर्सनल ईमेल अकाउंट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनको टारगेट बनाया जाता है। उसके बेसिस पर यहाँ पर ये कंपनी के डेटा तक पहुँचते हैं और उस डेटा को फिर वापस से पब्लिकली अवेलेबल करवाते हैं, रिलीज़ करते हैं, डेटा लीक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई लैप्सुस के अंदर कौन काम कर रहा है इस ग्रुप के अंदर में। तो यहाँ बताया गया जो ग्रुप है 2 टीनेजर्स के थ्रू चलाया जा रहा है। एक 16 साल का है, एक 17 साल का यहाँ पर है। 2 व्यक्ति के थ्रू यहाँ पे चलाया जा रहा है। दोनों यहाँ पर ऑक्सफोर्ड से हैं। बोला गया दोनों यहाँ पर लीडर हैं लैप्सुस के। और
इन दोनों ने यहाँ पर बड़े बड़े एक तरीके से ग्रुप्स को यहाँ पर हैक किया है, ऐसा ही बताया गया। इनफैक्ट यहाँ पे जब बड़े बड़े ग्रुप्स को हैक करने के बारे में चर्चा की जाती है तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी यहाँ पर LG वगैरह देखने को मिल जाएंगे जिनको यहाँ पर हैक किया गया है इस पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू, ये यहाँ पे बताया गया। प्लस यहाँ पे देख पाओगे इन्होंने मेंशन किया कि किस किस को टारगेट किया है इन्होंने, तो यहाँ पर इन्होंने आप देख पाओगे काफ़ी सारी ग्रुप्स को टारगेट किया, माइक्रोसॉफ्ट को टारगेट किया, उसके बाद सैमसंग, LG, ग्लोबलैंड, यहाँ पर कुछ और बड़ी बड़ी फर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको यहाँ पर इस साइबर क्राइम गैंग के थ्रू टारगेट किया गया है। ये हमारे पास एक डेटा निकल कर आता है। क्लियर हुआ? तो साइबर क्राइम के बारे में समझ गए हो। अब इसी चक्कर में तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी को लेकर चर्चा करते हैं कि भाई हम लोग को एक साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है कि हम लोग इस साइबर सिक्योरिटी से लड़ सकें, क्योंकि यहाँ पर आज के टाइम पर बहुत सारे देश साइबर सिक्योरिटी में आगे निकल चुके हैं, तो भारत को भी आगे निकलना चाहिए। हम लोग साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे भारत सरकार क्या क्या कर रही है, तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव सरकार के थ्रू उठाए गए हैं। ध्यान रखना इन इनिशिएटिव के बारे में, जैसे कि साइबर सुरक्षा भारत इनिशिएटिव हो गया, साइबर स्वच्छता केंद्र हो गया, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो गया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, नेशनल साइबर पॉलिसी 2013। ये सारे स्टेप्स यहाँ पर भारत सरकार के थ्रू उठाए गए ताकि हम लोग इस साइबर अटैक को कम से कम कर सकें, जो कि आज के टाइम पर साइबर अटैक के केसेस काफ़ी हद तक बढ़ते हुए हम लोग को नज़र आते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एक एडिटोरियल ये था। बाकी नेक्स्ट एडिटोरियल आपको ये देख पाओगे, ये कोल माइनर्स डे के बारे में चर्चा करता है। कोल माइनर डे जो कि 4 मई को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब इसका मकसद यहाँ पर यह है कि भाई जो कोल की माइनिंग होती है, मतलब कि कोयले की खदान से खुदाई वगैरह करके कोयले को निकाला जाता है, वहाँ पर बहुत सारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उन वर्कर्स को सपोर्ट किया जा सके, उनकी इज्जत की जा सके, उनके बारे में लोग जाने कि हाँ इनकी अगर ये ना होते तो हमारा आज के टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर ना होता। इसके लिए यहाँ पर ये कोल माइनर्स डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये छोटा सा आर्टिकल था, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स है जिसको हम लोगों ने आज कवर किया है। उसके बाद ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने गवर्नर वगैरह के बारे में जान लिया। हाँ, ऑलरेडी यहाँ पर पूरा एनालिसिस कवर हो चुका है। ये आर्टिकल हाँ हम लोगों ने देख लिया जॉबलेसनेस के बारे में कि वो इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। इस वाले आर्टिकल पर यार ज़्यादा फोकस मत डालना, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर डेटा दिया गया है, बहुत सारा डेटा यहाँ पर यूज़ किया गया है। इनफैक्ट एक फैक्चुअल डेटा आएगा मेरे पास, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। क्लियर हुआ? बाकी ये कुछ आर्टिकल्स थे और बाकी डेटा पॉइंट वगैरह है। नाउ फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिल जाएगा, ईरान। ईरान यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।